Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है। इसमें हमारी प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट इस वक्त शांति के वक्त, यानी कि जब जंग न लड़ी जा रही हो, तब जो बहादुरी के लिए हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, कीर्ति चक्र, वो एक शहीद की बेवा को दे रही हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह, ये उनकी विधवा हैं, स्मृति सिंह नाम है इनका, और इनके साथ जो इनकी दाहिनी तरफ खड़ी हैं वो है मंजू सिंह, अंशुमान सिंह की मां। तो ये कीर्ति चक्र अभी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मिला। इस तस्वीर को देखकर न मालूम कितनी बार मन में अजीब अजीब चीज़ें आई, मन उदास हुआ, इसलिए कि इस तस्वीर की मासूमियत, इस तस्वीर के पीछे का दर्द, और ख़ास तौर पर स्मृति सिंह, बिल्कुल आप तस्वीर में देखें, ऐसा लगता है बिल्कुल पथराई हुई आंखें, खामोश चेहरा, और इस उम्र में एक लड़की विधवा हो गई, एक शहीद की बेवा, पूरी जिंदगी पड़ी है और गम का पहाड़ इस उम्र में टूट पड़ा है। ये एक तस्वीर। अब इस तस्वीर के बारे में आगे कहानी सुनाऊंगा। इस तस्वीर से बाहर निकलकर अब आपको 1999 में लिए चलता हूं। 1999 में 3 महीने की जंग हुई थी, करगिल वॉर, आप सभी को याद होगा। 3 मई से शुरू हुआ था और जून जुलाई में ख़त्म हो गया था, शायद 26 जुलाई, जब हमने करगिल जंग जीती थी। तो उस करगिल जंग में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे और उन्हीं में से एक थे मेजर विवेक गुप्ता। करगिल जंग में शहादत पाने वालों में मेजर विवेक गुप्ता भी थे। 1999, 25 साल पुरानी बात है। हुआ ये कि जब करगिल जंग जारी थी, सभी लोग पोस्ट पर थे, तो अब जंग लड़ने के लिए अपने जो उनका खेमा था वहां से निकलकर मेजर विवेक गुप्ता अब जा रहे हैं लड़ने के लिए। इत्तेफाक से जब ये जंग जारी थी, उस वक्त मेजर विवेक गुप्ता की अपनी पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो भी आर्मी में थी, और दोनों लगभग अब अलग होने वाले थे। ठीक उसी दिन, जिस दिन वो अब जंग पर जा रहे हैं, जाने से पहले उनकी अपनी वाइफ से बात होती है और वाइफ कहती है कि अब हम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, हम दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाना चाहिए, तुम डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। मेजर विवेक गुप्ता कहते हैं ठीक है, बस मैं लौट कर आता हूँ, आकर साइन कर दूंगा। इस बात के गवाह उनके सीनियर और सुपीरियर भी थे मेजर विवेक गुप्ता के, और पूरी फैमिली, दोनों फैमिली को ये बात पता थी कि अब ये दोनों अलग हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से दोनों अलग थे और उस दिन सिर्फ डिवोर्स पेपर पर साइन करना था। इसके बाद ये कहकर मेजर गुप्ता वहां से निकलते हैं और इत्तेफाक से उसी रोज करगिल वॉर में वो शहीद हो जाते हैं। अब एक दस्तखत न करने का, जो आप कहें हर्जाना या जो चीज़ें होती हैं, वो ये हुआ कि आर्मी के रूल के हिसाब से मेजर विवेक गुप्ता की शहादत के बाद जो भी उन्हें पेंशन से लेकर जो पैसे, पुरस्कार, ये सब नेक्स्ट टू किन, NOK, यानी कि नोक, मतलब सबसे करीबी रिश्तेदार, निकटतम संबंधी, आर्मी के रूल में उसी को दिया जाता है। तब अचानक विवेक गुप्ता, जो एक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया, उन्होंने उस वक्त कि आकर करेंगे, और वो गए और उसके बाद वो शहीद हो जाते हैं कुछ ही घंटों के अंदर। और उसके बाद फिर आर्मी के कानून के हिसाब से उनको मिलने वाली तमाम चीज़ें, इनाम, इकराम, जो भी पैसे, सब कुछ अब उनकी उस बीवी को मिलता है
जिसके साथ उनका बस डिवोर्स होना था और एक सिग्नेचर रह गया था, और वो बीवी इंटाइटल थी उनकी इसलिए कि वो रूल था। अब जरा सोचिए कि अगर वो साइन करके जाते तो क्या होता। तो फिर उनको जो भी वीरता पुरस्कार, पदक, पैसे, पेंशन, ये सारी चीज़ें मिलती, वो मेजर विवेक गुप्ता के माँ बाप को मिलती। और यहाँ ये भी है कि दोनों के रिश्ते अब अलग हो गए हैं और लगभग तलाक होने वाला है। लेकिन अब ये सब कुछ आर्मी का चूंकि नियम है कि सबसे निकटतम संबंधी, तो वो मेजर गुप्ता को दे दिया, वो उनकी विधवा को दे दिया गया। बेटे से वैसे ही अलग थी तो सास ससुर के साथ रहना नहीं था। अब मेजर विवेक गुप्ता के जो बुजुर्ग माँ बाप, उनका एक ही सहारा उनका बेटा। बेटा हो गया शहीद, सारी चीज़ें मिली अब बहू को, और माँ बाप की अब बुढ़ापे का लाठी भी नहीं रहा, और जीने का कोई जरिया और घर चलाने का कोई और, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो सब कुछ बहू लेकर चली गई। मेजर विवेक गुप्ता के पिता ने डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में, उस वक्त के आर्मी चीफ, वहाँ जाकर अपनी गुहार लगाई और कहा कि हम दोनों पति पत्नी, हमारा बेटा तो अब देश के लिए अपनी जान दे चुका है, लेकिन जो भी उसे मिली वो उस पत्नी को मिल गया जिस पत्नी के साथ उसका लगभग डिवोर्स हो चुका था, और आर्मी के ही तमाम जो उसके सीनियर अफसर थे इस बात के गवाह है, और एक दस्तखत की वजह से ये चीज़ रह गई थी। गृह बल्कि रक्षा मंत्रालय ने उनकी इस फरियाद अपील पर एक इंक्वायरी बिठाई और फिर माना कि हाँ ये बात सच है, दोनों में डिवोर्स होना था, और इधर माँ बाप का कोई है नहीं, तो क्या किया जाए। तब ये हुआ कि अब इस रूल में कुछ तब्दीली की जानी चाहिए। बड़ी ज़ोरों शोर से इस वक्त करगिल वॉर के बाद ये शुरू हुई। फिर ये हुआ कि नहीं, आधा आधा मिलना चाहिए, जो विवेक गुप्ता की वाइफ को मिला जिनसे डिवोर्स होना था, और बाकी उनके आधा माँ बाप को। लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया और कुछ नहीं हुआ। वो सारी सुविधाएं मेजर विवेक गुप्ता की बेवा को ही मिल गया, माँ बाप यूं ही रह गए। हाँ, माँ बाप को स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ मदद ज़रूर की, लेकिन उसके बाद एक सवाल उठा कि अगर आगे इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आर्मी का कोई जवान अफसर हमारा शहीद होता है, तो फिर हकदार कौन, बेवा या माँ बाप, या दोनों। अब ये जो मैंने शुरुआत में आपको कहानी के साथ पहले तस्वीर दिखाई थी, अब उस कहानी पर आते हैं। ये कैप्टन अंशुमान सिंह है। कैप्टन अंशुमान सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले, और आर्मी में 26 पंजाब रेजिमेंट में ये मेडिकल अफसर थे, एक डॉक्टर, और आर्मी में अपनी सेवा दे रहे थे। 2023 में 19 जुलाई 2023 की बात है, ग्लेशियर में जहाँ ये कैंप थे, वहाँ इनके जो आर्मी का जो भंडार था, जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, चूँकि ये मेडिकल अफसर थे तो सारी जो अफसरों या जवानों के घायल होने की सूरत में उनका इलाज करना, उसके लिए ज़रूरी दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, वो सारी चीज़ें वहीं भंडार में रखी हुई थी। और इत्तेफाक से 19 जुलाई 2023 को उस ग्लेशियर में, उस भंडार में, उस टेंट में आग लग गई। जब आग लगी तो अंदर करीब 5 जवान फंसे हुए थे। कैप्टन अंशुमान सिंह अपनी जान पर खेल कर उसके अंदर दाखिल होते हैं उस जलती हुई आग में, और वहाँ जाकर एक एक कर उन 5 को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। 5 साथियों को बचा लिया। फिर उन्हें ख्याल आया कि अंदर बहुत कीमती मेडिसिन है ज़रूरी, जो उनके वहाँ पे पोस्टेड ग्लेशियर में जवानों और अफसरों के लिए, और वो जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनसे जान बचाई जा सकती है, और वो सारी अंदर है। उन्हें ख्याल आया कि अगर वो दवाएं भी जल गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर बाकी जगह से दवाएं मंगाने में और यहाँ इस बीच कुछ हो जाए तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो उन्हें लगा नहीं कि इंसान के साथ, अपने साथियों के साथ इन जीवन रक्षक दवाओं को भी बचाना ज़रूरी है। वो दोबारा उस जलती हुई आग में कूद पड़े, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं निकल पाए। कैप्टन अंशुमान सिंह ने पहले अपने साथियों को बचाया और फिर जीवन रक्षक दवाएं अपने साथियों को, उसको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो शहीद हो गए। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को उनका पार्थिव शरीर यूपी के देवरिया में लाया गया और बाकायदा पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ।
26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह को हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें शांति के वक्त दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी का जो पुरस्कार है, कीर्ति चक्र, जिसे केसी भी कहते हैं, उससे नवाजने का फैसला किया। इसके बाद 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक गरिमापूर्ण समारोह में कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी विधवा स्मृति सिंह को ये कीर्ति चक्र दिया गया। जब ये कीर्ति चक्र वो ले रही थी तब उनके बराबर में उनकी सास यानी अंशुमान सिंह की मां भी खड़ी थी। कीर्ति चक्र लेने आने के बाद जब ये तस्वीरें आई टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो हर एक का कलेजा फट गया स्मृति सिंह को देखकर। इस उम्र में यूं विधवा हो जाना, और फिर जब उनकी कहानी आई कि सिर्फ 5 महीने पहले, मतलब फरवरी 2023 में ही स्मृति की शादी हुई थी अंशुमान सिंह से। फरवरी में शादी हुई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने बीते थे और 5 महीने के अंदर वो विधवा हो गई। एक गम का पहाड़ टूटा। अब स्मृति के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और उनका वो चेहरा जिसने भी देखा उसी का कलेजा छलनी हो गया। मुझे लगता है ये तस्वीर देखकर आप लोगों को भी यही पूरा एहसास होगा, होना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई लेकिन अचानक एक हफ्ते के बाद अचानक देवरिया में स्मृति सिंह के सास और ससुर मिस्टर रवि सिंह और मंजू सिंह वो मीडिया के सामने बयान देते हैं और इस बयान के बाद सारी तस्वीरें बदल जाती हैं। 1999 का वो करगिल और मेजर विवेक गुप्ता की कहानी रिपीट होती है कुछ चीज़ों के फर्क के साथ। इनका कहना था कि जब राष्ट्रपति भवन में ये कीर्ति चक्र मिला तो वहाँ से रक्षा मंत्रालय से आया था कि ये मिलेगा, सौंपा जाएगा उनकी बेवा को, लेकिन साथ में पेरेंट्स भी रहेंगे। तो अंशुमान सिंह की माँ भी थी, बराबर में खड़ी हुई और रिसीव किया स्मृति सिंह ने। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती हैं। बाहर एक बार और फोटो सेशन होता है तो माँ सिर्फ हाथ लगाती हैं कीर्ति चक्र पर, पिता उसको छू भी नहीं पाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि अगले 1-2 दिनों में स्मृति सिंह इस कीर्ति चक्र के साथ अपने पति कैप्टन अंशुमान सिंह की हर निशानी, उनकी तस्वीर, उनके मेडल्स, सब कुछ लेकर अपने मायके गुरदासपुर पंजाब चली जाती हैं। घर वाले अब उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। इस दौरान में लखनऊ में एक ये होता है कि कैप्टन अंशुमान सिंह की एक प्रतिमा लगाई जाएगी, तो उसमें अनावरण के दौरान में वो कीर्ति चक्र भी लगाना है। पिता फ़ोन करते हैं कि हमने तो अपने बेटे की शहादत के कीर्ति चक्र को अपने हाथ तक में नहीं लिया, एक बार हाथ में ले लूँ या कम से कम उस प्रतिमा में लगाने के लिए आप एक दिन के लिए उसे दे दो, आ जाओ। कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब माँ बाप का ये कहना था कि बेशक स्मृति सिंह का पति खोया, पर मैंने भी अपनी औलाद खोई है और ऐसा बदनसीब हूँ कि अपने बेटे की उस शहादत को हाथ में लेकर महसूस तक नहीं कर सका। इस शहादत के बाद जो पैसे और सारी सुविधाएं मिलनी है वो अब उस बहू को मिलनी है और वो बहू अपने सास ससुर को छोड़कर अपने मायके गुरदासपुर चली गई। अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, अंशुमान सिंह के माँ बाप ने बाकायदा कैमरे पर ये कहा है। मैं कोशिश करूंगा इस कहानी के आखिर में आप उनकी बात, उनके पेरेंट्स की बात भी सुनिएगा। स्मृति सिंह से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, फिलहाल वो अभी बात नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में जाकर स्मृति सिंह ने अंशुमान सिंह के जो एड्रेस था, जो घर का पता था, वो सब कुछ चेंज कराकर अपना पता अब दे दिया। यानी आज के बाद जो भी वार्तालाप होगी, जो भी खतो किताबत होगी, जो भी मैसेज दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी, वो अब सीधे स्मृति सिंह के घर पे आएगी, मायके में। अंशुमान सिंह के माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर हमारा गुनाह क्या है? 5 साल पहले बेटे की शादी की, वो भी उसकी मर्जी से।
बेटे ने कहा था आप जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। दोनों की शादी फिक्स हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। जुलाई बल्कि फरवरी इसी 2023 में शादी की छुट्टी के बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला गया और 19 जुलाई 2023 को वो शहीद हो गया था। अब सरकार पेंशन के साथ साथ हर शहीद को अच्छी खासी रकम देती है, लेकिन अब वो सारी रकम जाएगी स्मृति सिंह के पास। माँ बाप के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कौन सा कानून है? तो क्या माँ बाप यूं ही रहेंगे? ये एक कहानी है। इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले दो और इंसिडेंट आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक मेजर आशीष धौचक, ये पानीपत के हैं। 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे और उनकी पत्नी थी ज्योति। शहादत के बाद भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने वो मुआवजा दिया, वो सारे चेक मिले। वो सारे चेक लेने के बाद जो मेजर आशीष धौचक हैं, उनकी वाइफ ज्योति अपने सास ससुर को छोड़कर अपने मायके चली गई। अब सास ससुर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो सारे पैसे लेके जा चुकी। इससे पहले उत्तराखंड में दलविंदर सिंह थे। दलविंदर सिंह पे भी, ये भी करगिल वॉर के दौरान शहीद हो गए थे। उसके बाद इन्हें जो एक शहीद के लिए पैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मिली वो उनकी पत्नी को। उसके बाद पत्नी वो सारे पैसे लेकर अपने सास ससुर को छोड़कर निकल गई और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सास ससुर यानी कि उस शहीद दलविंदर सिंह के माँ बाप को कुछ नहीं मिला। ये आपको मैंने सिर्फ ये 4 इंसिडेंट बताए, ऐसे न मालूम कितने हैं, सैकड़ों। अब यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या एक शहीद की शहादत के बाद जो जिंदा लोग हैं, उनके पीछे उसकी मौत से मिलने वाली उस रकम या सुविधाएं, उस पर किसका हक है? विधवा का या माँ बाप का? ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए कि आप किसी एक तरफ फैसला दे ही नहीं सकते। ऐसे समझ लीजिए कि अगर अंशुमान सिंह की ही बात करते हैं, 5 महीने सिर्फ शादी के हुए और स्मृति विधवा हो गई। अब उसके सामने पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे जिएगी? तो उसे चाहिए मदद, बिल्कुल, और सरकार उसे पैसे देगी, जो भी पेंशन है, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू है, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो देश के लिए लड़े, देश का सिपाही बने, और फिर उसको बॉर्डर पर भेजा और बॉर्डर पर जाने के बाद वो शहीद हो जाता है, और उस शहादत के बाद अब माँ बाप की उम्र बढ़ रही है, बेटा ही एक आसरा होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, लाठी होता है। अब वो नहीं रहा। वो माँ बाप अपनी अब जिंदगी बाकी की बची खुची कैसे काटेंगे? उनका सहारा क्या होगा? उनके जीने के लिए क्या रास्ता होगा? तो क्या शहादत की सारी सुविधाएं एक को मिलना चाहिए या फिर दोनों तरफ मिलना चाहिए? उन घरों में ठीक है जहाँ पे माँ बाप और उनकी विधवा बहू सब एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं, वहाँ इस बंटवारे की ज़रूरत पड़नी नहीं है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ स्मृति सिंह और उनके सास ससुर रवि सिंह और मंजू सिंह के हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको बताइए क्या करना चाहिए। अब यह है क्यों? ऐसा नहीं है कि ये जाने अनजाने में हो जाता है। बाकायदा एक रूल है, एक नियम है कि जो भी हमारी सेना में भर्ती होगा, चाहे वो अफसर हो या जवान हो, उसे एक कॉलम भरना होता है, नोक, नियर जो होता है, मतलब सबसे नज़दीकी जो रिश्तेदार, तो वो कौन होगा। जैसे आप बैंक में, हम लोग जाते हैं और बैंक में फॉर्म भरते हैं तो एक नॉमिनी का नाम डालते हैं। तो आर्मी में भी ये है कि आपको बताना है कि आपका सबसे निकटतम वो शख्स कौन है, जो अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपकी सारी सुविधाओं पर उसका हक होगा। तो ये फॉर्म भरना होता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली, अगर उस जवान या अफसर की शादी नहीं हुई तो फिर वो अपने माँ बाप में से किसी को बनाता है, किसी एक ही को नाम देना, एक से ज़्यादा नहीं, या तो या माँ या फिर बाप। अगर उसकी शादी हो गई है
तो फिर वो ऑटोमेटिक उसकी वाइफ का नाम आ जाता है। अब मान लीजिए वो कुंवारा है और शादी भी नहीं हुई है, तो फिर जो उसको लीगल जो भी पेरेंट्स है या जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया और वो जिसका नाम देना चाहे वो हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये नोक वाला जो कानून है, इसमें खुद जवान अफसर अपनी तरफ से ये फॉर्म में नाम देते हैं कि कौन होगा, और जनरली हर शादीशुदा जवान अफसर अपनी वाइफ का नाम लिखता है। तो ये सीधा सीधी कानून हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि उसकी शहादत के बाद उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो वीरता पुरस्कार हो, चाहे उसकी कंपनसेशन हो, चाहे उसका मुआवजा हो, चाहे पेंशन हो, हर चीज़ उसी को मिलेगी जिसका नाम उसने नोक में लिखा है, नियरेस्ट टू किन। तो पत्नी हो गई। लेकिन जो मेजर विवेक गुप्ता वाला इंसिडेंट था, उसके बाद आर्मी के भी को ख्याल आया कि ये क्या करें। तो आर्मी ने कहा कि जब भी ऐसा हो तो आप हमें आके कंप्लेंट दे सकते हैं, हम जांच करेंगे, हम बाकी के पैसे आपको अगर लगेगा माँ बाप जेन्युइन है तो ज़रूर उसमें से हिस्सा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पत्नियों का ही हक होगा जो विधवा है डायरेक्ट। अब इसमें यह हुआ कि कुछ राज्यों ने इसमें अलग पहल की, जैसे यूपी है, हरियाणा है, हरियाणा से अपने आर्मी में जाने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, एमपी है। तो स्टेट लेवल पर भी अलग अलग है, उत्तराखंड में इनके रूल हैं। जैसे हरियाणा में एक रूल है, और हरियाणा में रूल इसीलिए आया कि ये जो मैंने आपको बताया कि एक जब सारे मिली पेंशन उस मेजर की शहादत के बाद, तो उनकी वाइफ लेकर चली गई चेक, और माँ बाप बेचारे अकेले, उनकी कोई और औलाद नहीं थी। तो हरियाणा सरकार ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। माँ बाप ने जाकर शिकायत की, तो फिर हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया और वो कानून बन गया है। वो ये कि ऐसी सिचुएशन में अगर उनके राज्य का कोई जवान शहीद होता है या अफसर शहीद होता है, तो उसे जो भी मुआवजा देगी राज्य सरकार, उसको हिस्सों में बांट देगी। 35% उस अमाउंट का हिस्सा सीधे उसकी वाइफ को जाएगा, मतलब शहीद की बेवा को। अगर उसे बच्चा है, उसकी औलाद है, तो 35% उसकी औलाद को जाएगा, मतलब विधवा के बच्चों को, तो 70%। बाकी के जो 30% बचेंगे वो 15% माँ को और 15% बाप को, यानी 30% पेरेंट्स को। यूपी में भी ऐसे ही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अब जैसे ये यहाँ पर रवि सिंह और मंजू सिंह और इनके बेटे कैप्टन अंशुमान जो शहीद हुए हैं, तो यूपी में योगी सरकार ने 50 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया, बट वहाँ एक नया कानून बना दिया उन्होंने। अब पहले ये 25 लाख था, 50 लाख बढ़ाया अभी हाल में ही। अब उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि जो बेवा हैं व विधवा हैं वो चली जाती हैं और माँ बाप बुजुर्ग लाचार रह जाते हैं, तो यूपी सरकार ने ये कहा कि नहीं, जो हम मुआवजा देंगे 25 से 50 लाख बढ़ा दिया हर शहीद के लिए, उसमें से 65% विधवा को और 35% पेरेंट्स को, ये उनका है। उसी तरीके से एमपी ने भी किया है 70-30। तो ये अलग अलग स्टेट में है, फिक्स नहीं है कहीं पे। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो उनका बड़ा सिंपल सा रूल है, और वो यही है कि जो भी नोक होगा, यानी नियरेस्ट टू किन, उसको ही सारी फैसिलिटी, सारे मुआवजे, सारे पेंशन, सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। तो अब यहाँ पर एक अफसोस की बात यह है कि एक शहीद की बेवा और उस शहीद के माँ बाप, इन दोनों की ये कहानी मीडिया और सोशल मीडिया में किसी और वजह से सुर्खियों में, ये लड़ाई की वजह से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार और सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि एक शहादत और फिर एक बेवा, उसकी भी अपनी पूरी ज़िंदगी है, लेकिन एक माँ बाप जो अब उस उम्र के पड़ाव पर है कि उनका कोई सहारा नहीं है। अगर बेटा जिंदा हो तो चलो, मजबूरी हो, परेशानी हो, दुख सुख मिल के बांट लेते हैं, लेकिन जिन माँ बाप की और कोई अगर मान लीजिए सहारा ही नहीं हो, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें रवि सिंह और मंजू सिंह का एक बेटा भी है और उनकी एक बेटी भी है, दोनों डॉक्टर हैं, नोएडा में ही है, तो वो हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी उत्तराखंड की आपको बताई, उनका एक ही औलाद था और वो शहीद हुआ, सारी चीज़ें उसकी विधवा को मिली और वो लेकर चला गया, और वो बेचारे यूं ही रह गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर सीरियसली सोचना चाहिए।
लेकिन अफसोस होता है ऐसी चीज़ें, अगर खुद माँ बाप ने कहा है कि हम ये चीज़ें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हम क्या करें। हमें तो सिर्फ इतना है कि उस एक बार, और यहाँ पे एक चीज़ है, पैसों को साइड रखते हैं, उस बाप का भी तो ये है एक सपना कि मेरे बेटे ने देश के लिए जान दी, शहीद हुआ है, तो शहादत के लिए जो उसे कीर्ति चक्र मिला, एक बार उसके अपने हाथों की हथेलियों पर रख कर उसे महसूस तो करे। इस हक से तो उसे महरूम नहीं किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। अब जो माँ बाप हैं, जो उन्होंने कहा है, वो छोटी सी आपको झलकियां सुनाता हूँ। दुख ही इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है, इसका बहुत दर्द है। राष्ट्रपति भवन से तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने, वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने जाबाज शौहर के पिता को दूं। तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी, वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है, साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। तो ये थे कैप्टन अंशुमान सिंह के माता और पिता। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, फिर मैं मंडे को आपको इसके साथ शेयर करूंगा। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज जसप्रीत जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसप्रीत जी। और ये विशाल राय जी की पत्नी है। साथ ही कुंज तोमर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुंज। और ये भेजा है मीनाक्षी एंड मनीष तोमर जी ने, इन दोनों की बेटियां हैं कुंज। सुमित कुमार हेला, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और ये डांस टीचर हैं और इनसे मैं मिला भी हूँ एक बार। मुस्कान सचदेव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और ये भेजा है महेंद्र सैनी जी ने, उनकी वाइफ है मुस्कान, एंड थैंक यू सो मच। और इन्होंने पूछा आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? कुछ नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है, बस इसी में अपने आप एनर्जी आ जाती है। किरण उपासे और रजत, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को। आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, किरण जी और रजत जी, एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर नेहा आहूजा और डॉक्टर वैभव आहूजा, कल इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। कल चूँकि संडे है, तो इसलिए एडवांस में आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर वैभव। और डॉक्टर वैभव ने अपनी वाइफ नेहा के लिए एक मैसेज भी भेजा है, और इन्होंने कहा कि आप उनको शेयर कर दें। वो ये इन्होंने कहा है नेहा जी आपके लिए कि वो आपसे बहुत बेशुमार प्यार करते हैं। बहुत खूब, तो आपका ये प्यार यूं ही सलामत रहे। साथ ही वालसा एंड रिजो, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी वालसा एंड रिजो। और ये भेजा है जेसिका ने। इसके अलावा अजीत कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। कमलाकर टाइडे, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सत्या जी, थैंक यू सो मच। और बानी कौर जी, थैंक यू सो मच। और ये मैरीलैंड में है, बिल्कुल मैरीलैंड के नज़दीक से आकर मैं गुजर गया था। चलिए फिर कभी आऊँगा, मिलूंगा, लेकिन थैंक यू आपके इस मेल के लिए बानी जी। पूनम जैन, थैंक यू। और मैं समझ सकता हूँ जो भी आपने लिखा, उस दर्द को भी महसूस कर सकता हूँ। निकिता परिहार, थैंक यू सो मच। और पक्का निकिता जी, आपने जो कहा जल्दी शुरू करता हूँ, और फॉलोअप भी जल्दी शुरू करता हूँ। बस थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, इसलिए कर नहीं पा रहा था। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। कल संडे को आज तक पे क्राइम कहानियाँ विद शम्स रात 11 बजे आप चाहें तो सुन सकते हैं आज तक पर। बाकी मंडे को कहानी में आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और ये वैसे भी ये वीकेंड बड़ा एकदम धुआंधार है। उधर यूरो कप है, उधर कोपा अमेरिका कप है, विंबलडन भी है, अच्छा है। तो चलिए ख्याल रखिएगा अपना। मंडे को मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।